चलिए अब हम कुछ इलस्ट्रेशंस देख लेते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के चैप्टर के अंदर। इलस्ट्रेशन नंबर 3 कर लेते हैं। इससे पहले हमने जितना भी आपका थ्योरेटिकल पोर्शन था वो कंप्लीट कर लिया एक तरह से, और फॉर्मूलाज वगैरह आई होप आपने अच्छे से उनको समझ लिया होगा, देख लिया होगा। मेरे पास कोई डाउट अभी तक आपके आए नहीं है, तो मुझे लग रहा है आपको सारा समझ में आ गया है। ठीक है, सो इलस्ट्रेशन से स्टार्ट करते हैं। अभी हम थर्ड इलस्ट्रेशन में आपको, अब एक चीज मैं बता दूं, हम जितने भी इलस्ट्रेशंस करेंगे ये ध्यान रखिएगा कि हर एक इलस्ट्रेशन को आपको समझ के करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक चीज हर इलस्ट्रेशन के ऊपर अप्लाई नहीं हो सकती है। आपको एबीसी लिमिटेड के कुछ ये आंकड़े दे रखे हैं, आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट निकालनी है। मतलब आपको ये निकालना है कि इस कंपनी को, एबीसी लिमिटेड को, कितनी वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। कैसे निकालोगे? हर एक स्टेज के अंदर ऑपरेटिंग साइकिल के कितने टाइम पीरियड के लिए हर एक स्टेज पर कितना पैसा कंपनी का फंसा रहेगा, उतनी ही कंपनी को वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, सबसे पहले आपको एवरेज अमाउंट लॉक्ड अप इन स्टॉक दिया हुआ है, तो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स दिया हुआ है। ये पहले 3 स्टेजेस हैं आपके। आप देखोगे यहाँ पे ऑलरेडी अमाउंट इन्होंने कैलकुलेट करके रखी हुई है। अगर ऑलरेडी अमाउंट यहाँ पे कैलकुलेटेड है तो हमें इसमें कुछ भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में सबसे पहले जो हम करंट एसेट्स निकालेंगे, करंट एसेट्स में आपकी फर्स्ट 3 चीजें तो पहले से ही आपको निकाल के दी हुई हैं। स्टॉक 20,000 रुपए का है, वर्क इन प्रोग्रेस 4,000 रुपए, और फिनिश्ड गुड्स 30,000 रुपए का। ठीक है, अब बाकी की एसेट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपको बोल रहा है एवरेज क्रेडिट गिवन। एवरेज क्रेडिट गिवन का मतलब होता है आपने क्रेडिट दिया, मतलब आपने उधार में दिया माल सामने वालों को। ठीक है, तो आपने जो आपके जो डेटर है उनकी बात हो रही है, आपने अपने कस्टमर्स को उधार दिया है। टोटल अमाउंट आपको दे रखी है, साथ ही आपको दे रखा है होम मार्केट में आपने 2 हफ्ते का क्रेडिट दे रखा है। ठीक है, 2 हफ्ते के लिए। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल दिया हुआ है, ठीक है, और 2 वीक्स दिया हुआ है, इसका टाइम पीरियड दिया हुआ है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब हम इसका 1 वीक का निकालेंगे। ठीक है, डेटर निकालेंगे हम। फर्स्ट ऑफ ऑल होम मार्केट में फॉर्मूला याद है ना, वो एवरेज वाला। ठीक है, तो एवरेज जो भी वो ईयरली अमाउंट वाला, सॉरी ईयरली अमाउंट है ये आपकी। ठीक है, क्रेडिट सेल जो भी आपने करी है, मल्टीप्लाइड बाय जो भी आपका टाइम पीरियड है, जितने टाइम पीरियड के लिए आपने क्रेडिट दे रखा है। ठीक है, जो आपका टाइम लैग है जिसमें आपके डेटर्स को पे करना है, 2 हफ्ते का उनको टाइम दिया हुआ है, तो ये 2 वीक में है, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 52 वीक से। ये वही फॉर्मूला है जिसको हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 10,000, यानी 10,000 रुपए एक हफ्ते के लिए आपका इसमें फंसा रहेगा। ठीक है, इसके बाद फॉरेन मार्केट में ईयरली जो आपका पैसा है वो है 6,24,000 का, मतलब 6,24,000 की क्रेडिट सेल करी है आपने। ठीक है, कितने हफ्ते का क्रेडिट आप दे रहे हो फॉरेन मार्केट में? 6 हफ्ते का। तो हम 1 हफ्ते का निकाल लेंगे कि 1 हफ्ते में आपकी कितनी अमाउंट वहां पे रहेगी। ये आ जाएगा आपका 72,000। ठीक है, और कोई एसेट है यहाँ पे? और कोई एसेट नहीं है, क्योंकि अभी अब बारी आ जाएगी पेमेंट की। पेमेंट की मतलब आपको पेमेंट करनी है। ठीक है, तो ये आपकी करंट एसेट का टोटल आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1,36,000। ये है टोटल करंट एसेट्स। अब हम आते हैं करंट लाइबिलिटीज की तरफ। ठीक है, सबसे पहले आपको दे रखा है परचेजेस के लिए आपको 4 वीक के अंदर पेमेंट करनी है। परचेजेस के लिए आपको 4 हफ्ते में पेमेंट करने का क्या मतलब है, आपने उधार माल खरीदा था और उसकी पेमेंट के लिए आपको 4 हफ्ते का टाइम दिया गया है कि 4 हफ्ते के टाइम में आप उसका पेमेंट कर सकते हो। आपने अगर उधार माल खरीदा है तो जिससे खरीदा है वो आपका हो गया क्रेडिटर। ठीक है, तो यानी यहां जो हम चीज निकाल रहे हैं वो निकाल रहे हैं क्रेडिटर। और इससे आपने क्या खरीदा होगा, किस चीज की परचेज की बात हो रही है, ये हो रही है रॉ मटेरियल की परचेज की बात। ठीक है, तो ये आपका ईयरली कंजम्पशन है रॉ मटेरियल का, 1,56,000 जो आपने उधार में खरीदा है। तो 1,56,000 मल्टीप्लाइड बाय कितने टाइम पीरियड का आपका लैग है, मतलब कितने टाइम पीरियड के बाद आपको पेमेंट करनी है, 4 हफ्ते बाद। हफ्ते की बात हो रही है तो इसको हम 52 से डिवाइड कर देंगे। ये वही फॉर्मूला है, बस फॉर्मूले में हमें चीजें पुट करनी है।
उसके बाद बात हो रही है वेजेस की और एक्सपेंसेस की, तो वही चीज है। फिर वेजेस का सिंपल सा है, जो भी आपके ईयरली वेजेस हैं 2,08,000, ठीक है। कितने महीने का कितने टाइम का लैग है आपका, 2 वीक्स का, तो 2/52, ये हो जाएगा आपका 8,000, ठीक है। वीकली निकल रहा है यहाँ पे। और फिर है आपके एक्सपेंसेस मैन्युफैक्चरिंग, ये आपको दिए गए हैं 78,000, और इसकी जो पेमेंट टाइम लैग है पेमेंट करने के लिए, वो आपको 1 वीक का टाइम मिला हुआ है, तो मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 52, 1 वीक की अमाउंट आ गई ये 1500, ठीक है। ये आ जाएगा आपका टोटल करंट लाइबिलिटीज, यानी 21,500। अब मेरे पास लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज आ गई, मेरे पास करंट एसेट्स आ गई। वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज को माइनस करना पड़ेगा। तो 1,36,000 में से आप 21,500 को माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा आपका 1,14,500, ठीक है। ये कंटिंजेंसी से पहले की अमाउंट है। इसके अंदर आपको कंटिंजेंसी ऐड करनी पड़ेगी। अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा है तो आपको यहाँ पे 10% दी हुई है, इसमें आप इसका 10% आप ऐड कर लो, तो ये हो जाएगा 11,450, ठीक है। ये कंटिंजेंसी के लिए आपने ऐड कर दिया। अब ये जो 1,25,950 आया है, ये आपकी फाइनली एस्टिमेटेड, मतलब जो आपने एस्टिमेट लगाया, अंदाजा लगाया कि कितने वर्किंग कैपिटल की आपको जरूरत पड़ेगी, ये आपकी वो यहाँ पे निकल आई है, ठीक है। सो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को निकालना है। अब देखिए अगला इलस्ट्रेशन देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 4 में देखिए क्या कह रहा है आपको एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, आपको एवरेज अमाउंट ऑफ स्टॉक टू बी मेंटेन्ड दी हुई है, ठीक है। कितनी आपको मेंटेन करके चलनी है, मतलब इतनी तो आपके पास है ही है। एक्सपेंसेस जो आपने एडवांस में पे करे, उसके बाद आपके पास सेल्स है, ठीक है। होम मार्केट में और फॉरेन मार्केट में आपके पास पेमेंट का लैग दिया हुआ है, ठीक है। पेमेंट का लैग का मतलब है आप इन सभी खर्चों का, जैसे ये 1.5 वीक का है तो इसका 1 वीक का निकाल लोगे आप, ठीक है। क्रेडिट अलाउड टू कस्टमर, कस्टमर को क्रेडिट अलाउड करने का मतलब है आपने सामने वाले को टाइम दिया है कि वो इतने टाइम के बाद पेमेंट करे, यानी इससे निकलेंगे डेटर्स, ठीक है। अब आप गौर से देखिएगा यहाँ पे पर एनम जितनी भी अमाउंट्स के आगे लिखा हुआ है ना, ये वो है जिसको आपको एवरेज निकालनी पड़ेगी, ठीक है। ये जो वीक से और मंथ से मल्टीप्लाई करके आपको इसमें निकालना पड़ेगा। लेकिन ये जो 2 अमाउंट है आपके पास, एवरेज अमाउंट, ये पहले से ही निकाली हुई अमाउंट है, ठीक है। इनको दोबारा से निकालने की जरूरत नहीं है, फिनिश्ड गुड्स की और मटेरियल की, तो ये आपकी पहले से ही कैलकुलेटेड है। तो सबसे पहले हम देखते हैं करंट एसेट्स। करंट एसेट में आएगा मटेरियल, कितना ऑन एन एवरेज इसके अंदर अमाउंट आपका पड़ा रहता है 1,600 रुपए, और फिर है फिनिश्ड गुड्स 1,000 रुपए, ठीक है। अब जो पर एनम की अमाउंट है वो हमें निकालनी है। सबसे पहले मटेरियल हो गया हमारा, फिनिश्ड गुड्स हो गया हमारा। नेक्स्ट आपके लिए एसेट कौन सी है, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस एसेट होती है, याद हो तो आपको बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड के ऊपर हम इसको शो करते हैं, क्योंकि ये अब हमें पे नहीं करने हैं लेकिन इनका फायदा हमें मिलेगा, ठीक है। क्वार्टरली एडवांस है 1,600 पर एनम, तो क्योंकि ये पर एनम है तो इसका हमें जो भी अगर मंथ के अकॉर्डिंग है तो पर मंथ निकालना पड़ेगा, वीक के अकॉर्डिंग है तो पर वीक एवरेज हमें इसका निकालना पड़ेगा। अब इसको हम निकालेंगे कैसे, क्वार्टरली एडवांस को। क्वार्टरली एडवांस का मतलब है आपने एक क्वार्टर का एडवांस पेमेंट करा है, ठीक है। अगर हम साल को क्वार्टर्स में बांटे तो साल में 4 क्वार्टर होते हैं और हर एक क्वार्टर आपका 3 महीने का होता है, ठीक है। यानी क्वार्टरली एडवांस का मतलब है आपने अगले 3 महीने का एडवांस दिया है, तो यानी ये 3 महीने का है, हमें 1 महीने का निकाल लेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो एडवांस है आपका, ये है आपका कितना, इसको हम 3 से गुना करेंगे और 12 से हम कर देंगे इसको भाग, ठीक है। तो ये एवरेज आपका निकल गया 400। अब नेक्स्ट पे आते हैं, क्या कोई और एसेट है हमारे पास, तो देखिए यहाँ पे आपके पास सेल्स दी हुई है, ठीक है, और आपको क्रेडिट अलाउड टू कस्टमर दिया हुआ है। सेल आपने करी, ओके, उधार में करी, और इनको आपने इतना इतना वक्त दिया है पेमेंट करने के लिए, यानी ये वो टाइम लैग है, तो इससे हमारे निकलेंगे डेटर्स। सबसे पहले होम मार्केट,
होम मार्केट के अंदर आपकी सेल है 62,400, ठीक है। इनको आपने 6 हफ्ते का टाइम दिया है, टाइम लैग 6 वीक है, तो 6 और डिवाइडेड बाय 52, ये हो जाएगा आपका 7200। उसके बाद आती है फॉरेन मार्केट में आपने सेल करी है, जो करी है आपने 15,600 की, ठीक है। इनको आपने 1.5 हफ्ते का टाइम दिया है, तो 1.5 हफ्ते का मतलब होता है आपका 1.5 वीक्स, ठीक है। तो 1.5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और 52 से हम इसे डिवाइड कर देंगे, ये आपका आ जाएगा 450, ठीक है। डेटर्स आ गए। इसके अलावा कोई हमारे पास एसेट है, तो ये तो पेमेंट है, ये तो सारे खर्चे हैं आपके, ठीक है। कितने कितने टाइम का आपका टाइम लैग है, ऊपर सारे खर्चे दिए हैं, तो हमारी एसेट एक तरह से सारी हो चुकी है। करंट एसेट का हम टोटल निकाल लेंगे, ये आ जाएगा आपका 10,650 करंट एसेट का आ गया। अब हमें निकालनी है करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। सो ओके, करंट लाइबिलिटीज निकाल लेंगे हम। सबसे पहले आपकी हैं वेजेस, ठीक है। उसके बाद है मटेरियल, फिर है ऑफिस सैलरी, फिर है रेंट, फिर है अदर एक्सपेंसेस। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लें, चलो मटेरियल निकाल लेते हैं, क्योंकि मटेरियल हम ऊपर रखते हैं सबसे ज्यादा, ठीक है। मटेरियल का मतलब ही ये है कि आपके क्रेडिटर्स बनेंगे। पहली बात तो मटेरियल उधार में खरीदने का सीधा सा मतलब है कि आपके क्रेडिटर बनने वाले हैं, और क्रेडिटर को हम सबसे पहले दिखा देते हैं, तो क्रेडिटर्स हो जाएगा यहाँ पे। कितने का उधार माल खरीदा है, आपका ईयरली कंजम्पशन कितना है, 9600 ईयरली कंजम्पशन लिखते हैं हम रॉ मटेरियल का। इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, टाइम लैग से, जो आपका एवरेज पेमेंट पीरियड होता है, जो लैग होता है टाइम का। तो कितना दिया हुआ है, देखिए मटेरियल एंड स्टोर के आगे लिखा हुआ है 1.5 महीना, ठीक है। सो यानी 1.5 महीने के लिए आपने ऐसा करा है, तो हम क्या करेंगे 1.5 डिवाइडेड बाय में 12, ये आ जाएगा आपके पास 1200, ठीक है। एवरेज आपका क्रेडिटर जो पैसा अटका रहता है वहां पे, मतलब जो आपको नहीं देना है अभी, वो है 1200 रुपए। उसके बाद है आपका वेजेस, तो वेजेस हो जाएगा, ईयरली वेजेस जो है आपके 52,000 है, और वेजेस का आपका जो टाइम लैग है वो है 1.5 हफ्ते का, ठीक है। तो वही 1.5 डिवाइडेड बाय में 52, ये आ जाएगा आपके पास 1500। इसके बाद नेक्स्ट है आपका ऑफिस सैलरी, तो सेम करेंगे। ऑफिस सैलरी के लिए आपको कितना टाइम लैग दिया हुआ है, 1.5 महीने का, यानी 1.5 डिवाइडेड बाय 12। उसके बाद है रेंट, तो रेंट का भी आपको दे रखा है 6 महीने का। इसके बाद अदर एक्सपेंसेस का भी दे रखा है। करंट एसेट आ गई, करंट लाइबिलिटीज आ जाएगी, करंट एसेट में से आप करंट लाइबिलिटीज को माइनस कर दोगे, ठीक है। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं हम। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में कह रहा है एक्स लिमिटेड है, जिसने प्रोडक्शन किया है 1 जनवरी 2018 को, और उसका कॉस्ट ये आया है, मटेरियल की उसकी 12 रुपए पर यूनिट की कॉस्ट आ रही है, वेजेस 18 रुपए पर यूनिट, दूसरे वेरिएबल एक्सपेंसेस दे रखे हैं, फिक्स एक्सपेंसेस दे रखे हैं। आपको और जो एक्स्ट्रा जानकारी दे रखी है वो ये है कि मटेरियल के लिए जो पेमेंट की जा रही है वो इन द मंथ फॉलोइंग द परचेज। आप देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, अब जो हम इलस्ट्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं ये पिछले वाले से काफी ज्यादा अलग है, इसको निकालने का तरीका बिल्कुल ही अलग है एकदम, ठीक है। इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक महीने की रिसीट और हर एक महीने की पेमेंट, उसको आपको महीने मंथ वाइज जो है उसको अरेंज करना पड़ेगा। जैसे आपको यहाँ पे जो मंथ दे रखे हैं, जनवरी से लेके जून तक का महीना दे रखा है, तो हम इसको कैसे करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को हम यहाँ पे लिखेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। इसमें ये चीज ध्यान रखिएगा कि जिस महीने में आपको जो प्राप्त हो रहा है उस महीने में आप वो डाल दोगे, जिस महीने में आप जो पेमेंट कर रहे हो उस महीने के नीचे वो पेमेंट आप लिख दोगे, ठीक है। सबसे पहले हम रिसीट डालते हैं, यहां हम करंट एसेट करंट लाइबिलिटीज नहीं लिखेंगे, हम यहां लिखेंगे रिसीट एंड पेमेंट, ठीक है। आप देखिए रिसीट क्या क्या हो रही है पहले वो निकालेंगे, ठीक है। अच्छा, एक्सपेंसेस आपके पेबल है इन द मंथ इन विच दे आर इनकर्ड, ठीक है। 1/4 ऑफ द सेल्स यूनिट टू बी फॉर कैश एंड रेस्ट ऑन क्रेडिट टू बी रिसीव्ड इन द फॉलोइंग मंथ, ये आपकी रिसीट है, क्योंकि सेल करने से आपको पैसा प्राप्त हो रहा है। अब इसको बड़े ही ध्यान से पढ़िएगा, इसमें 2 सेल दे रखी है आपकी, पहली है कैश सेल और दूसरी है आपकी क्रेडिट सेल, ठीक है। तो कैश सेल से जो पैसा है आपको तुरंत मिल जाता है, क्योंकि ये कैश सेल का मतलब ये है नकद में बेचने का। कितनी सेल आपकी कैश है, 1/4, 1/4, ठीक है। अभी देखिए नीचे यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस है 60 रुपए पर यूनिट,
और नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड, मतलब जनवरी में 1000 यूनिट आपने बनाई और बेची, फरवरी में 1200 बनाई और बेची, मार्च में 1800 बनाई और बेची, अप्रैल में 1600 बनाई और बेची, मई में 2000 यूनिट बनाई और बेची, और जून में 2500 यूनिट बनाई और बेची। हर एक यूनिट को बेचने की जो आपका सेलिंग प्राइस है, यानी जो आप रिसीव कर रहे हो, वो है आपका 60 रुपए। यानी जनवरी में अगर आपने 1000 यूनिट बेची हैं तो 60 रुपए के हिसाब से आपने 60,000 रुपए की सेल करी है। ठीक है, इस सेल में से 1/4 हिस्सा जो है आपका वो है कैश, तो इसका 1/4 का मतलब हो जाता है आपका 15 चौके 60, 15,000। ठीक है, और बाकी का जो 3/4 है ये है क्रेडिट। ठीक है, बाकी का कितना बच गया आपका यहाँ पे 45,000। तो आपको हर एक महीने की सेल और उसमें से जितना कैश है वो और जितना क्रेडिट है वो आपको निकालना पड़ेगा। अब देखिए इसको करना कैसे है। कैश सेल का हम यहाँ पे रिसीट दिखा रहे हैं कि कितना पैसा हमें प्राप्त हुआ। कैश सेल का क्या मतलब होता है, नकद सेल है, उसी टाइम आपको हाथों हाथ पैसा मिल जाएगा। यानी जनवरी में जो आपने 1000 यूनिट बेची हैं उसका वो जो 1/4 आपका बनता है 15,000, वो आपको जनवरी में ही प्राप्त हो रहा है। 15,000 मिल गए हमें यहाँ पे। ठीक है, अब आ जाते हैं फरवरी के अंदर। अब फरवरी में ये कह रहा है 1200। ठीक है, 1200 है और 60 रुपए पर यूनिट के हिसाब से बनते हैं अपने 72,000। ठीक है, इसका 1/4 जो है आपका वो कैश सेल है, यानी 18,000। तो इसका मतलब क्या है, आपको 18,000 फरवरी में हाथों हाथ मिल गए। ठीक है, टोटल थे 72,000, तो फरवरी के हम एक बार लिख लेंगे यहाँ पे, फरवरी के टोटल है 72,000, क्योंकि हमें क्रेडिट भी निकालनी है। ओके, मार्च में देखिए, मार्च में 1800 है, 1800 यूनिट आपने बेची है, तो 1800 गुणा में 60 रुपए के हिसाब से ये आपका बनता है 1,08,000। इसका 1/4 आपका बन जाता है 27,000। ठीक है, सो टोटल बन गया आपका 1,08,000 और ये आ गया आपका 27,000। अप्रैल में देखिए 1600 आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो 1600 गुणा में 60, इसका 1/4 निकाल लेंगे 96,000 का, 24,000। ठीक है, तो अप्रैल में हो गया आपका 96,000 टोटल, और कैश जो आपको मिल गया अप्रैल में ही वो है 24,000। ओके, मई में निकाल लेंगे, अब 2000 है तो 6 दूनी 12, 1,20,000। ठीक है, 1,20,000 के हिसाब से उसका 1/4 जो आपका बनेगा वो बनेगा 30,000। उसके बाद आ जाते हैं हम जून में, तो 2500 दे रखा है आपको। 2500 टोटल आपने बेची है यूनिट, 60 रुपए के हिसाब से आपने बेची 1.5 लाख रुपए की। 1.5 लाख का 1/4 आपका हो जाएगा 3750। ठीक है, तो जून में आपने बेची है टोटल 1.5 लाख की और 3750 रुपए आपको प्राप्त हुए। अब ये ध्यान रखिएगा, हर एक महीने की सेल में जो आपने कैश सेल करी है उसका आपको हाथों हाथ पैसा मिल रहा है। ठीक है, रेस्ट ऑन क्रेडिट टू बी रिसीव्ड इन दी फॉलोइंग मंथ। इस लाइन का क्या मतलब है, इस लाइन का मतलब है बाकी बची हुई 3/4 सेल उधार है, जो जिसका पैसा आपको रिसीव होगा फॉलोइंग मंथ में। फॉलोइंग मंथ का मतलब होता है अगले महीने में, यानी जनवरी में जो आपने उधार में माल बेचा है उसका पैसा आपको फरवरी में मिलेगा। फरवरी में जो आपने उधार में बेचा है उसका पैसा आपको मार्च में मिलेगा। मार्च में जो उधार में बेचा है उसका पैसा अप्रैल में मिलेगा। फरवरी में आपने टोटल देखिए, जनवरी में हमने जो टोटल सेल करी थी वो करी थी 60,000 की, जिसमें से 15,000 कैश मिल गया, लिख दिया। 45,000 है आपका क्रेडिट। ये कब मिला है, अगले महीने, यानी जनवरी में क्रेडिट सेल का कुछ नहीं मिला, आपको मिला है फरवरी में 45,000। ठीक है, फरवरी में टोटल आपने सेल करी है 72,000, जिसमें से 18,000 आपकी कैश सेल है। बाकी का जो बच गया 54,000 वो आपकी क्रेडिट सेल है। कब मिली, मार्च में मिली। ये चीजें आपको बड़े ही ध्यान से करनी है। फॉलोइंग मंथ में मिलने का मतलब है अगले महीने मिला। मार्च में आपने टोटल सेल करी थी 1,08,000, जिसमें से 27,000 की आपकी थी कैश सेल। क्रेडिट सेल जो थी आपकी वो थी 81,000 की। ये पैसा मार्च में नहीं मिला, ये मिला है अगले महीने यानी अप्रैल में। ठीक है, इसी तरीके से अप्रैल का जो था वो मिला है आपको मई में, यानी 72,000।
और मई का जो था वो आपको मिला है जून में, जो कि आएगा आपका 90,000। ठीक है, अब जून वाला मिला है जुलाई में। अब जुलाई हम क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि हमें यहाँ जून तक ही बनाने को बोला गया है, तो हम आगे जा ही नहीं रहे। ठीक है, तो ये आपको टोटल पैसा प्राप्त हुआ है, ये आपकी रिसीट है, इसका हम कर लेंगे टोटल। जनवरी में टोटल आपको 15,000 रुपये प्राप्त हुए, फरवरी में टोटल आपको 63,000 रुपये प्राप्त हुए, मार्च में टोटल आपको 81,000 रुपये प्राप्त हुए, अप्रैल में आपको टोटल 1,05,000 रुपये प्राप्त हुए हैं, मई में आपको मिले हैं 1,02,000 रुपये, जून में आपको मिले हैं 1,27,500 रुपये। ठीक है, ये हो गई रिसीट। अब बारी आती है पेमेंट की। पेमेंट को भी इसी तरीके से ध्यान से आप करेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट रखती है कि आप कौन से महीने की आइटम लिख रहे हो या नहीं लिख रहे हो। पेमेंट आपकी दो ही तरीके की पेमेंट है। सबसे पहली है पेमेंट फॉर मटीरियल इज टू बी मेड इन द मंथ फॉलोइंग द परचेज। इसको गौर से पढ़िएगा। फॉलोइंग का मतलब है अगला महीना, मतलब फॉलोइंग दी परचेज का मतलब है जिस महीने खरीदा उससे अगले महीने में आपको उसकी पेमेंट करनी है। ठीक है, मटेरियल की पेमेंट कितनी है, 12,000 पर यूनिट। ठीक है, तो सबसे पहले हम मटेरियल की ही पेमेंट दिखा देंगे। ओके, अब 12 रुपए पर यूनिट है, तो ये 12 रुपए कौन सी यूनिट के दिए जा रहे हैं, आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड। ये मैन्युफैक्चर्ड और सेल है, यानी जनवरी में आपने 1000 बनाई और 1000 ही बेच दी, यानी ये जो मटेरियल आपने यूज करा है ये इन 1000 के लिए ही यूज करा है। ठीक है, तो 12 और को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 12,000। लेकिन ये 12,000 जनवरी में नहीं पे करे आपने, कब करे हैं, फॉलोइंग दी परचेज, मतलब परचेज आपने जनवरी में करी 12,000 यूनिट मटेरियल की, लेकिन इसकी पेमेंट आपने कब करी है, 12,000 रुपए की फरवरी में करी है। ठीक है, फरवरी में आपने 1200 यूनिट बनाई है, 12 रुपए के हिसाब से जो इसकी मटेरियल की कॉस्ट आ रही है, तो 1200 गुणा में 12, 1,44,000 आएगा, 14,400 आएगा ना। तो ये 14,400 जो आपको पेमेंट करनी है, भले ही आपने फरवरी में मटेरियल खरीदा है, पर पेमेंट कब करनी है, फॉलोइंग दी परचेज, मतलब अगले महीने। यहाँ हो जाएगा आपका 14,400। इसी तरीके से मार्च में जो आपने यहाँ पे 1800 यूनिट है, 12 रुपए के हिसाब से मार्च का जो मटेरियल का खर्चा बनेगा वो बनेगा 21,600, पर वो आपने पे कब करा है, अगले महीने, तो 21,600। ऐसे ही हम अप्रैल वाला करेंगे, अगले महीने में ये हो जाएगा 19,200, और मई वाला करेंगे अगले महीने में ये हो जाएगा आपका 24,000। ठीक है, ये हो गया मटेरियल। अब बारी आती है आपके वेजेस की। अब वेजेस को कैसे पे करना है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। एक्सपेंसेस आर पेबल इन द मंथ इन विच दे आर इनकर्ड, मतलब एक्सपेंसेस खर्चे आपके जिस महीने हुए हैं उसी महीने आपको उनकी पेमेंट करनी है। ठीक है, यानी वेजेस, वेरिएबल एक्सपेंस और फिक्स्ड एक्सपेंस, ये तीनों खर्चे आपको जिस महीने में है उसी महीने में पेमेंट करनी है। 18 रुपए पर यूनिट है आपका वेजेस। कितने यूनिट है जनवरी में, 1000, यानी जनवरी का खर्चा कितना हो गया वेजिस का, 18,000, इसी महीने में आपने पे करा है। ऐसे ही आप फरवरी का निकाल लोगे, 1200 गुणा में 18। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 21,600। ऐसे ही आप मार्च का निकाल लोगे, 32,400। ऐसे ही आप अप्रैल का निकाल लोगे, 28,800। ये आ जाएगा आपका 36,000, और ये आ जाएगा आपका 45,000। ठीक है, नेक्स्ट एक्सपेंस है आपका वेरिएबल एक्सपेंस 5 पर यूनिट, तो 1000 यूनिट जनवरी की, 5 पर यूनिट हो जाएगा 5,000। ठीक है, तो वेरिएबल एक्सपेंसेस आपके हो गए जनवरी के 5,000, उसी महीने में पे कर रहे हैं सारे खर्चे हम जिसमें हुए हैं। नेक्स्ट आएगा आपका 6,000, इसी तरीके से 1200 को 5 से गुणा कर दोगे आप, फिर आएगा आपका 9,000, देन 8,000, उसके बाद 10,000, और उसके बाद 12,500। ठीक है, लास्ट है फिक्स्ड। तो फिक्स्ड ही रहती है, 25,000 पर मंथ, ये तो फिक्स्ड ही रहेगी, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो फिक्स्ड एक्सपेंस कितने हो जाएंगे आपके, 25,000, 25,000, 25,000, 25,000, 25,000 और 25,000। ठीक है, ये हो गई आपकी सारी पेमेंट। इन सब का आप कर लोगे टोटल, जनवरी में कितनी, फरवरी में कितनी। तो जनवरी में पेमेंट हो रही है आपकी 48,000, फरवरी में हो रही है आपकी 64,600, मार्च में हो रही है आपकी 80,800, अप्रैल में हो रही है आपकी 83,400, मई में हो रही है 90,200, और जून में हो रही है 1,06,500। अब इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका स्टार्ट हो रहा है, स्टेप।
रिसीट ले ली हमने, पेमेंट ले ली, ठीक है। अब हमें निकालना है सरप्लस या डेफिसिट। मतलब हर महीने आपके पास पैसे का सरप्लस बच रहा है या पैसे का डेफिसिट मतलब कमी हो रही है, ठीक है। कैसे निकालेंगे? रिसीट में से, इस महीने की रिसीट में से इस महीने की पेमेंट को घटा के, ठीक है। तो रिसीट को ए मान लो और पेमेंट को बी मान लो, तो ए में से बी घटाना है। तो जनवरी में देखिए 15,000 रुपए आपको प्राप्त हुए, 48,000 रुपए आपने पे कर दिए। सरप्लस है कि डेफिसिट? डेफिसिट है ऑब्वियसली, यानी 33,000 रुपए का आपको यहाँ पे डेफिसिट हो रहा है, ठीक है। अब इस डेफिसिट का देखो करना क्या है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये एक और चीज हम यहाँ लिखेंगे, क्यूमुलेटिव डेफिसिट, मतलब हर एक महीने के डेफिसिट या उसकी जो सरप्लस है उसको आप जोड़ते जाओगे। तो ये हो गया 33,000, ठीक है। अब आते हैं फरवरी में। फरवरी में 63,000 तो आपको मिले हैं और 64,600 आपने दिए हैं। तो 64,600 मतलब आपने ज्यादा रुपए दिए हैं। डेफिसिट कितना हो गया इस महीने का? 1,600। ये इस महीने का है, फरवरी का। क्यूमुलेटिव कितना हुआ? क्यूमुलेटिव मतलब सारा जोड़ जाड़ के, सारा टोटल डेफिसिट। 33,000 का पहले कमी थी, 1,600 की और कमी आ गई, टोटल कमी कितनी हो गई? 34,600, ठीक है। अब आएंगे मार्च में। मार्च में देखिए 81,000 आपको प्राप्त हुए हैं, 80,000 की आपने पेमेंट करी है, यानी आपको रिसीव ज्यादा हुए हैं और पेमेंट आपने कम करी है। 200 रुपए का आपको सरप्लस हो रहा है, ठीक है, प्लस में आ रहे हैं 200 रुपए। क्यूमुलेटिव डेफिसिट सरप्लस कैसे होगा? ये डेफिसिट है माइनस में, ये प्लस में है, इसमें से ये क्या हो जाएगा? माइनस। तो डेफिसिट आपका क्या हो गया? कम। अब ये हो गया 34,400 टोटल डेफिसिट, ठीक है। अब आएंगे हम अप्रैल में। तो 1,05,000 तो आपको मिले हैं, 83,400 आपने पे करे हैं, यानी यहाँ पे भी आपका सरप्लस है। 21,600 आपका सरप्लस है। टोटल डेफिसिट था 34,400, ये आ गया प्लस में, इसमें से ये माइनस हो जाएगा। तो अब जो आपका डेफिसिट रह गया वो रह गया सिर्फ 12,800 का, ठीक है। मार्च में क्या हुआ? 1,02,000 आपको मिले और 90,200 आपने पे करे, ठीक है। तो यानी यहाँ पे जो आपका सरप्लस में ही बैलेंस आ रहा है 11,800। पहले का टोटल डेफिसिट है 12,800, अब हो गया 11,800 का प्लस। तो अब जो डेफिसिट रह गया आपका वो रह गया सिर्फ 1,000 रुपए का, ठीक है। जून के महीने में आपको 1,27,500 मिले हैं और आपने पेमेंट करी है 1,06,500 की। सरप्लस है 21,000 रुपए का सरप्लस है, ठीक है। डेफिसिट था आपका 1,000 का, यानी अब आपके पास क्यूमुलेटिव सरप्लस कितना आ गया? 20,000। यानी हर महीने के इनकम में से आपका सारा खर्चा वर्चा निकाल देने के बाद लास्ट में आपके पास 20,000 रुपए का सरप्लस बच जाएगा। 20,000 रुपए आपके पास बच जाएंगे। यही हमें इस क्वेश्चन के अंदर निकालना था, ठीक है। तो ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें ये मंथली वाली चीज दी होती है, फॉलोइंग खर्चा कब हो रहा है आपका, इनकम कब रिसीव हो रही है, उसको हम इस तरीके से सोल्व करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, छठे क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखिए, आपको नीचे इंफॉर्मेशन जो दे रखी है उसमें आपको ऑपरेटिंग साइकिल निकालनी है इन डेज। देखो इससे पहले हमने जितने क्वेश्चन करे ना उसमें क्या था, हमें ये दिन दिए होते थे, ठीक है, और हमें अमाउंट निकालनी होती थी, फॉर्मूला लगा के जो हमने अमाउंट निकाली है। अभी क्या है, हमें अमाउंट दे रखी है और हमें दिन निकालने हैं ऑपरेटिंग साइकिल के, कि कितने टाइम, कितने दिन के लिए रॉ मटेरियल में पैसा रहेगा, कितना पैसा रहेगा ये नहीं, कितने दिन के लिए रहेगा। तो दिन निकाल ले हमें यहाँ पे, ठीक है। आपको दे क्या रखा है? 365 दिन है टोटल। एवरेज पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर, आपको जो टाइम पीरियड मिला है 18 दिन का मिला है जिसमें आप पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। बाकी ये सारी की सारी आपको अमाउंट दी हुई है, एवरेज है ये। ओके, एवरेज डेटर आउटस्टैंडिंग, रॉ मटेरियल, प्रोडक्शन की कॉस्ट दी हुई है आपको, टोटल कॉस्ट सेल दी हुई है, सेल पूरे साल की सेल दी हुई है आपको, रॉ मटेरियल वगैरह की, एवरेज स्टॉक मेंटेन्ड आपको दिया हुआ है, ठीक है, जितना स्टॉक आप मेंटेन करके रखते हो वो, ठीक है। अभी मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो स्टॉक आप मेंटेन करके रखते हो ना एवरेज रॉ मटेरियल का, ये पता है कैसे निकला होगा? हमने जो पीछे क्वेश्चन किए थे ना, चौथा तीसरा, उसमें हम क्या निकालते थे? एवरेज अमाउंट,
ठीक है, कैसे निकलती थी? ईयरली अमाउंट जो होती थी ना, उसको वीक से या जो भी मंथ है उससे आप ऐसे डिवाइड करके एक वीक की या एक मंथ की एवरेज अमाउंट निकालते थे। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपको ये दे रखी है और ये भी दे रखी है। अब आपको क्या निकालना है? ये निकालना है। ठीक है, ये निकालना है अब आपको, और वो भी किस में निकालना है? दिनों में, डेज में। ठीक है, अभी देखो रॉ मटेरियल की एवरेज दी हुई है, जो इस फॉर्मूले से जो आपका यहाँ पे निकल के आता था वो दिया हुआ है। रॉ मटेरियल का टोटल दिया हुआ है आपको 4500 का। ठीक है, कितने दिन इसमें फंसा रहा, अब ये दिन निकालने हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे क्या हो जाएगा? अगर मैं ये ईयरली वहां जाएगा तो इससे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, नीचे अब दिन में निकालना है तो दिन में आप नीचे किससे डिवाइड करोगे? 365 से डिवाइड करोगे। ये वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, फिर से बताती हूँ मैं आपको। हमारे मान लीजिए आपको ये रॉ मटेरियल का एवरेज निकालना होता था। हमने पहले जो भी क्वेश्चन निकाले उसमें क्या नहीं करते थे? रॉ मटेरियल की जो हमें एवरेज कॉस्ट निकालनी होती थी तो ईयरली रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड लिखते थे हम। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देते। मान लीजिए आप दिनों में निकालना है तो दिनों में आप कैसे निकालोगे? आपको मान लीजिए जितने भी दिन का ये खर्चा दे रखा है, ठीक है, दिनों में निकालना है तो आपको एक दिन का निकालने के लिए 365 से इसको भाग करना पड़ेगा। ठीक है, फिर आपका आ जाएगा ये एवरेज अमाउंट एक दिन की। अब क्या है, आपको ये दी हुई है, आपको ये दी हुई है, पर आपको ये जो है ना ये निकालना है। पहले ये सब दिया होता था और ये निकालना होता था। ठीक है, आप देखो कैसे, ईयरली कितनी दी हुई है? 4500, ये हमें निकालने हैं, बटे में 365 बराबर एवरेज आपको कितनी दे रखी है? 350। ठीक है, अभी देखो 4500 वहां जाके क्या हो जाएगी? इसके बटे में आ जाएगी। ठीक है, और 365 नीचे वहां जाके क्या हो जाएगा? इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको सारा करना है, यानी एवरेज जो दी हुई है उसको ईयरली से डिवाइड कर देना है और 365 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो जो रॉ मटेरियल के लिए आपके दिन हैं वो आएंगे आपके 28 डेज, यानी 28 दिन के लिए आपका मटेरियल यहाँ पे अटका रहता है। वैसे अगर हमें पहले जो क्वेश्चन करते उसके हिसाब से क्या दे रखा होता? ईयरली दे रखी होती, इसको हम 28 दिन से मल्टीप्लाई करते, 365 से इसको डिवाइड कर देते और हमारे पास आ जाते क्या? 350। ये हम निकालते, पर अब हमें ये निकालना था। सेम ऐसे ही हम यहां करेंगे। वर्क इन प्रोग्रेस की देखो, दिन निकालने हैं तो 380 इसकी एवरेज है, डिवाइडेड बाय में टोटल जो है इसका वो आएगा ये प्रोडक्शन की कॉस्ट। वर्क इन प्रोग्रेस का वही आते हैं, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट लिखते हैं, अगर फॉर्मूला याद हो तो आपको। तो यहाँ आ जाएगा 11,000 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 365 से, ये हो जाएगा 13 दिन, यानी 13 दिन के लिए आपका वर्क इन प्रोग्रेस का काम चलता है। फिनिश गुड्स का निकालेंगे, फिनिश गुड्स में आएगा 270 और इसको हम डिवाइड करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल से, फॉर्मूले में याद रख आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो 11,500 से हमने इसको डिवाइड कर दिया, ये हो जाएगा 365 से मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा आपका 9 दिन। ठीक है, इसके बाद हमें निकालना है डेटर कलेक्शन पीरियड। ठीक है, डेटर कलेक्शन पीरियड कैसे निकालोगे आप? डेटर आपका निकलता है एक तो एवरेज डेटर से, जो कि है आपके 490। अब इसको डिवाइड किससे करना है? डेटर कब आते हैं? सेल की, जब सेल करते हो, सेल है आपकी 20,000, तो टोटल जो है आपकी इसको हम 20,000 से डिवाइड करेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 365 से, तो ये आ जाएगा आपका 9 दिन। ठीक है, अब ये तो हो गई करंट एसेट वाले। अब करंट लायबिलिटी वाला क्या है? एवरेज पेमेंट पीरियड। ठीक है, और एवरेज पेमेंट पीरियड आपको निकालने की जरूरत ही नहीं है, वो आपको पहले से दे रखा है, ये लायबिलिटी वाला है। तो इन सब का आप करोगे टोटल, ये आ जाएगा 59 दिन, इसमें से ये लायबिलिटी वाला माइनस कर दोगे 18 दिन, बाकी का आपका बच जाएगा 41 दिन। तो आपकी जो ऑपरेटिंग साइकिल है वो है 41 दिन की। ये आपका इस तरीके से निकलेगा। ओके, आज के लिए हम इतना ही करेंगे। इससे आगे के भी जो इलस्ट्रेशन है आप देखेंगे ना, हर इलस्ट्रेशन के अंदर कुछ ना कुछ अलग आता जाएगा। तो अभी तक फिलहाल आप हमने अभी तक जितने टाइप के क्वेश्चन करे हैं उतने टाइप के क्वेश्चन जो है आप उसको अच्छे से समझ लीजिए और प्रैक्टिकल जो है उसको ट्राई करिए, कि प्रैक्टिकल भी ऐसे ही होंगे आपके। सो अगर किसी भी क्वेश्चन में आप अटकते हो या कुछ समझ में नहीं आता तो आप मुझसे पूछ सकते हो। बाकी अभी यहाँ तक का आप सीख लीजिए कि इस तरीके से अगर आपको क्वेश्चन दे रखा हो तो हम उसे कैसे सोल्व करते हैं। सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप क्वेश्चन को पहले पढ़ लें कि इसमें आपको बोल क्या रखा है, क्या निकालने के लिए कह रखा है और क्या आपको दे रखा है। ओके, अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।